हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अरस्तु को। आज हम देखेंगे जो अरस्तु ने परिवार के बारे में क्या कहा है। ठीक है, परिवार के बारे में उनकी क्या अवधारणा थी। सीरीज आपको पता है नीचे से ऊपर की ओर है, अपने नोट्स में आप इसे सही करके लिखिएगा। ठीक है, सीरीज नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए, जो अरस्तु है, अरस्तु के परिवार के बारे में मान्यता थी कि जो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो की तो मान्यता क्या थी परिवार के बारे में कि परिवार होना ही नहीं चाहिए, और इसलिए उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। इसलिए उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो शासक वर्ग है या जो सैनिक वर्ग है वो परिवार की समस्याओं में उलझे और परिवार की समस्याओं में उलझकर अपने जो राज्य के प्रति कर्तव्य है, राज्य के प्रति कर्तव्य से दूर हो जाए। लेकिन अरस्तु ने उनके विपरीत एक व्यवहारिक अवधारणा दी है परिवार के बारे में। उनका मानना है कि जो परिवार है, परिवार और निजी संपत्ति दोनों ही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ये दोनों ही एक स्वाभाविक और नैसर्गिक संस्था है। ठीक, आप इनको खत्म नहीं कर सकते हो। तो परिवार के बारे में सबसे पहले तो हम देखते हैं उन्होंने क्या किया है। परिवार संस्था का समर्थन किया है, परिवार का भी और निजी संपत्ति का भी। इसका उन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। परिवार को इन्होंने स्वाभाविक और नैसर्गिक संस्था माना है। फिर उसका आधार इन्होंने रखा है संतान उत्पत्ति की इच्छा। इन्होंने माना है कि जो मानव है वो शासक बनेगा या शासित बनेगा। ठीक है, शासक और शासित की जो उसमें भावना होती है वो उसके विवेक पर आधारित होती है। जो विवेकी व्यक्ति होता है वो तो शासक बन जाता है, स्वामी बन जाता है, और जो अविवेकी व्यक्ति होता है वो दास बनता है। और स्वामी प्लस दास ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं। स्वामी को उन्होंने माना है कि ये पत्नी का तो परामर्शदाता होगा, बच्चों का पथ प्रदर्शक होगा और दासों का निर्देशक होगा। ये है उनकी मुख्य रूप से परिवार के संबंध में अवधारणा। कि देखिए, उन्होंने परिवार और निजी संपत्ति का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि जो समाज है, समाज को विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निजी संपत्ति भी व्यक्तियों के पास होनी जरूरी है और परिवार भी होना आवश्यक है। बिना परिवार के व्यक्ति को काम करने की जो लगन है वो लगन ही नहीं होगी, उसके अंदर इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी अगर उसका परिवार नहीं होगा या उसे निजी संपत्ति नहीं मिलेगी तो। फिर उन्होंने कहा है कि जो परिवार है वो एक स्वाभाविक और नैसर्गिक संस्था है, पुरानी संस्था है, स्वाभाविक संस्था है, पुराने समय से इतिहास से चली आ रही है। इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, परिवार को समाप्त करना संभव ही नहीं है। इसका आधार उन्होंने बताया कि परिवार का आधार क्या है। परिवार का आधार है संतान उत्पन्न करने की इच्छा। और संतान उत्पन्न करने की इच्छा किस लिए होती है समाज में, अपना वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की, राज्य को आगे बढ़ाने की। तो इस आधार पर जो उन्होंने परिवार का आधार रखा है वो रखा है संतान उत्पत्ति की इच्छा। फिर उनका कहना था कि जो मानव है, मानव शासक बनेगा या फिर शासित बनेगा यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास विवेक ज्यादा है तो वो शासक या स्वामी बनेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास विवेक कम है, व्यक्ति अविवेकी है, तो वो दास बन जाएगा। और इसी तरीके से फिर क्या होगा कि जो स्त्री पुरुष है और स्वामी दास है, मुख्य रूप से परिवार तीन सदस्यों से मिलकर बनता है, स्त्री पुरुष और दास। ठीक है, और यही उन्होंने जोड़ा बनाया कि जो स्त्री पुरुष है, जो पति पत्नी है, और स्वामी दास जो परिवार है, पति पत्नी का जो परिवार है उसमें दास भी है काम करने के लिए। तो स्त्री पुरुष स्वामी दास ये ही मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, और परिवार के निर्माण में जो मुखिया होगा वो पुरुष होगा। उनका कहना था कि क्योंकि जो पुरुष होगा, जो स्वामी होगा, स्वामी पत्नी का तो परामर्शदाता होता है, बच्चों का वो पथ प्रदर्शक होता है और दासों का वो निर्देशक होता है। यही मुख्य रूप से उनकी परिवार संबंधी अवधारणा है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी बताई थी उन्होंने। सबसे पहले तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। कि देखिए, सबसे पहले तो आवश्यकता क्या ही है, संतान उत्पत्ति की इच्छा है। एक तो ये इच्छा है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो परिवार है, परिवार से सिर्फ केवल संतानोत्पत्ति ही नहीं होती, बल्कि परिवार से व्यक्ति की जो नैतिक और भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। परिवार पर ही व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो परिवार पर ही टिका होता है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो परिवार के ऊपर ही टिका हुआ है। व्यक्ति का परिवार होगा तो व्यक्ति का अस्तित्व भी होता है, परिवार के बिना व्यक्ति का अस्तित्व भी नहीं होता। और इसके साथ ही उसने कहा था कि जो परिवार है, परिवार ये मानव के विकास में साधक होता है। जो परिवार होगा, परिवार घोंसले के समान है, ना कि किसी पिंजरे के समान। कि पिंजरे में तो क्या है, पिंजरे में तो आपको जबरदस्ती रखा जाता है बांध के, लेकिन जो परिवार है, परिवार क्या है, घोंसले के समान है। यहाँ आपको जबरदस्ती बांध के नहीं रखा जाता, यहाँ आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से रहते हो। उसके बाद सामाजिक नागरिक सद्गुणों का विकास।
इसके बारे में उनका कहना था कि देखिए जो परिवार होता है, परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने परिवार की ही सारी चीजें सीखता है, परिवार से ही सारी बातें सीखता है। अच्छाई बुराई, नैतिकता अनैतिकता, ये सारी चीजें कहाँ से सीखेगा? परिवार से सीखेगा। तो परिवार ही व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है जहाँ नागरिकों में सामाजिक और नागरिक सद्गुणों का विकास होता है। फिर थर्ड है राज्य परिवार का विकसित रूप। राज्य परिवार का विकसित रूप इसने कैसे बताया कि देखिए परिवार कैसे बनता है, स्त्री पुरुष प्लस दास, जब ये तीनों मिलेंगे तो परिवार बनेगा। परिवार में जब वृद्धि होगी तो उससे क्या बनेगा? उससे ग्राम बनेगा, और ग्राम में जब वृद्धि होगी तो उससे राज्य बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो राज्य है, राज्य परिवार का ही विकसित रूप उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने परिवार का रूप बताया पैतृक, कि परिवार पैतृक पितृसत्तात्मक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस बारे में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं। कौन कौन से तर्क हैं, सही है या गलत है आज के समाज से वो तो नहीं कह सकते, पर कुछ तर्क उन्होंने दिए हैं पैतृक पितृसत्तात्मक समाज होने के बारे में। सबसे पहला तो उनका कहना था कि जो स्त्री होती है उसे अपने कार्य को, हर एक कार्य को करने के लिए पति से परामर्श की आवश्यकता होती है। जो बच्चे हैं, बच्चों को पिता से पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। दास किसके निर्देशन में रहता है? स्वामी के निर्देशन में। फिर परिवार में जो वृद्ध पुरुष है उसको उन्होंने माना है कि उसको व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होता है, जिसका लाभ परिवार के सदस्यों को मिलता है। दिए थे उन्होंने जो परिवार का रूप है, परिवार का रूप पैतृक बताया था। और पैतृक परिवार क्यों होना चाहिए इस बारे में उन्होंने तर्क दिए थे कि जो स्त्री हैं, स्त्रियों को अपने पति से परामर्श की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से जो पति है, जो स्वामी है, वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, बच्चों को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, जिंदगी में आगे अपना कैरियर कैसे बनाना है, इन सभी चीजों के लिए उन्हें पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। और वो पथ प्रदर्शन कौन कर सकता है? वो बच्चे का पिता कर सकता है। फिर जो दास हैं, दास को काम करने के लिए, निर्देश देने के लिए स्वामी की आवश्यकता होती है, और स्वामी भी पुरुष ही होगा। फिर परिवार के जो वृद्ध पुरुष हैं उन्हें बाहरी दुनिया का भी ज्ञान होता है, उन्हें घर का भी ज्ञान होता है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, सांसारिक ज्ञान भी ज्यादा होता है। तो इसका जो लाभ होता है, इसका लाभ परिवार की पीढ़ियों को मिलता रहता है। ये थे तर्क उनके परिवार का रूप पैतृक बताने के। अब स्त्री पुरुष संबंध के बारे में उन्होंने क्या कहा है? स्त्री पुरुष संबंध के बारे में उन्होंने कहा था कि देखिए जो स्त्री है, स्त्री को पुरुष के अधीन ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्त्री पुरुष संबंध में जो पुरुष है वो स्त्री से श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? उनका कहना था कि जो परिवार होता है, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जैसे वो छोटे बच्चों से या फिर छोटे लोगों से श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनकी आयु ज्यादा होती है, वो उनसे श्रेष्ठ होते हैं, उसी तरीके से जो पुरुष है परिवार में वो महिला से श्रेष्ठ होते हैं। ये कहना था अरस्तु का। फिर पत्नी का साम्यवाद, पत्नी के साम्यवाद के बारे में विरोध किया, समर्थन नहीं किया है, जबकि इनके गुरु ने तो, प्लेटो ने तो पत्नी के साम्यवाद का समर्थन किया था, लेकिन इन्होंने विरोध किया है। विरोध करने के कारण भी उन्होंने बताया क्या कारण थे कि देखिए अगर आप पत्नियों का साम्यवाद करते हो तो इससे जो समाज है, समाज में अनैतिक कार्य ज्यादा फैलेंगे, समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है, बनी बनाई सामाजिक व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, राज्य में कलह और संघर्षों का जन्म होगा, नैतिकता का पतन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप पत्नियों का साम्यवाद अगर इसलिए कह रहे हो कि जो सभी बच्चे हैं, बच्चे सारे किसी सरकारी संस्थाओं में पढ़ेंगे, बच्चों का पालन पोषण सरकारी संस्थाओं में होगा और वहां उनको माँ का प्यार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो परिचारिकाएं होती है, जो नर्स होती है, देखरेख करने वाली होती है, वो माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। इसलिए जो पत्नियों का साम्यवाद है, पत्नियों के साम्यवाद का उन्होंने खंडन किया था। फिर इनकी आलोचनाएं देख लेते हैं कि आलोचना इनकी क्या क्या की जाती है। सबसे पहली आलोचना तो यही है कि जो स्त्री पुरुष संबंध है उनमें इन्होंने स्त्रियों को हीन बताने की कोशिश की है। ये जरूरी नहीं है कि स्त्रियों को प्रत्येक काम के लिए पुरुषों के परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक जो विकास है, मानसिक विकास सभी व्यक्तियों का लगभग बराबर होता है, समान होता है, उसमें स्त्री पुरुष के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। एक तो यही आलोचना की जाती है इनकी। दूसरा कि इन्होंने अपने सिद्धांत में स्त्री पुरुष, संपत्ति, दास, ये सब तो वर्णन कर दिया है, लेकिन परिवार में जो रिश्ते नाते हैं, माता पिता हैं, बालक हैं, पति पत्नी के जो संबंध है, इन संबंधों के बारे में उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। इस आधार पर जो इनका परिवार का सिद्धांत है, उस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है, तो ये तो परिवार के बारे में अरस्तु के विचार थे। अब देख लेते हैं कि कानून के बारे में उन्होंने क्या विचार दिए हैं। देखिए, कानून के बारे में जो अरस्तु है, अरस्तु के विचार थे कि जो कानून है, कानून सबसे सर्वोच्च है। जो बुद्धिमान से बुद्धिमान शासक होगा
उसे भी कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि इनके जो गुरु हैं प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में तो कानून की मान्यता को रद्द किया था। इन्होंने कहा था कि अगर दार्शनिक शासक होगा तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन इन्होंने ये कमी भांप ली थी कि जो कानून का शासन है, कानून के शासन के बारे में मैंने जो रिपब्लिक में कहा है वो सही नहीं है, वो गलत है। ये कमी उन्होंने भांप ली थी और लॉज में फिर से सही करने का प्रयास किया था। उसी के बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो अरस्तु है, अरस्तु ने कानून के बारे में विचार दिए कि देखिए कितना भी दार्शनिक शासक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा शासक क्यों ना, कितना भी बेहतर शासक क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक शासक के ऊपर जो कानून की सर्वोच्चता है वो होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है कि देखिए जो व्यक्ति है, व्यक्ति का ये स्वभाव है कि उसमें क्रोध, लोभ, मोह, माया इस तरह के गुण भी पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शासक भी होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्रोध, लोभ, मोह, माया इस तरह के जो दुर्गुण है इन दुर्गुणों से प्रभावित नहीं होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो बेहतर से बेहतर जो शासक है, बेहतर से बेहतर शासक भी अच्छा शासन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए क्या होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक शासक के ऊपर जो कानून की सर्वोच्चता है, कानून की सर्वोच्चता होनी जरूरी है, ताकि उसे पता रहे कि मुझे किन कार्यों की तरफ ध्यान देना है, मुझे क्या कार्य करने हैं और किस तरह के कार्य मुझे नहीं करने हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि देखिए जो कानून है, कानून की अनुकूलता कब होगी, जब वो संविधान के अनुकूल होगे। अगर कोई कानून संविधान के अनुकूल है तो फिर वो कानून क्या होंगे, वो कानून न्यायिक होंगे। कानून से उन्होंने अर्थ क्या बताया है, कानून का अर्थ उन्होंने बताया वासना मुक्त विवेक। ठीक है कि ऐसा विवेक जिसमें कोई वासना ना हो, कोई दुर्गुण ना हो। उन्होंने बताया कि जो कानून है वो नैतिकता का सहकर्मी है। जहां नैतिकता होगी वहां कानून होगा, और जहां कानून होगा वहां नैतिकता होगी। इन दोनों में जो नैतिकता और जो विवेक है, विवेक और नैतिकता दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। जो विवेक होता है, विवेक तो होता है सही गलत को पहचानने की क्षमता, और नैतिकता क्या है कि जो ये सही गलत की पहचान की गई है, इस पहचान के बाद पर जो सही रास्ता है उस रास्ते पर चलने का जो आचरण होगा वो नैतिकता कहलाएगा। कानून के बारे में उन्होंने बताया कि कानून का अर्थ क्या है, वासना से मुक्त जो विवेक होगा, वासना मुक्त विवेक ही क्या होगा, कानून होगा। ठीक है, जिस विवेक में कोई वासना नहीं होगी। दूसरा उन्होंने बताया कि जो विवेक है, विवेक का सहकर्मी कौन है, नैतिकता है। जहां विवेक होगा वहां नैतिकता होगी। भाई जब व्यक्ति को पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, वो इस चीज की पहचान कर लेगा। सही गलत की पहचान करने के बाद ही वो जो रास्ता चुनेगा, अच्छा जो सही रास्ता चुनेगा अपने हिसाब से, वो होगा, वो क्या होगा, वो नैतिकता होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विवेक और नैतिकता दोनों एक दूसरे के सहकर्मी है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अब हम देखते हैं कानून की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है कानून। सबसे पहले तो है व्यक्ति को सदाचार और मर्यादाओं में रखने के लिए। दूसरा, व्यक्ति में संयम और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कानून आवश्यक है। स्वार्थ और वासनाओं पर नियंत्रण के लिए भी कानून आवश्यक है। व्यक्ति के अंदर जो पाशविक प्रवृत्तियां होती हैं उनके दमन के लिए भी कानून आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार इन सभी कामों को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कानून की आवश्यकता पड़ती है। कि व्यक्ति सदाचारी बना रहे, उसे अपनी मर्यादाओं का पता रहे और वो अपनी मर्यादाओं का पालन करे, इसके लिए कानून की जरूरत होती है। समाज के व्यक्तियों में संयम बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कानून की जरूरत होती है। व्यक्ति स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित होकर काम ना करने लगे, केवल अपने हित के बारे में ना सोचने लगे, वासनाओं का उस पर नियंत्रण ना हो जाए, ठीक, वो सही गलत का जो अंतर है वो ही भूल जाए, इसलिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत होती है। और व्यक्ति के अंदर जो पाशविक प्रवृत्तियां होती है, पशु से संबंधित जो प्रवृत्तियां होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती है, इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है। अब देख लेते हैं कानून के स्रोत उन्होंने क्या क्या बताए हैं। स्रोत इन्होंने 2 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 तो है वैयक्तिक स्रोत। वैयक्तिक स्रोत कैसा होगा, कौन सा होगा, जो विधि निर्माता होता है। विधि निर्माता के बारे में उन्होंने कहा था कि एक तो ये कानूनों का लेखन करता है, इसके अतिरिक्त ये कानून और प्रथाओं का निर्माण भी करता है। एक तो ये स्रोत हो गया। दूसरा है अवैयक्तिक। अवैयक्तिक कौन सी होंगी, जो प्रथा और परंपराएं हैं, ये भी कानून के स्रोत है। प्रथा और परंपराओं से भी कुछ कानून निकलते हैं, तो इसलिए इन्होंने 2 तरह के कानून बताए। वैयक्तिक, जो विधि निर्माता होगा, जो कानून बनाने वाला होगा, वो होगा वैयक्तिक स्रोत कानून का। दूसरा अवैयक्तिक कौन होगा, प्रथा और परंपराएं होंगी। फिर होता है कानून का स्वरूप। कानून के इन्होंने प्राकृतिक स्वरूप को महत्व दिया है। कानून का स्वरूप इन्होंने बताया कि कानून का जो स्वरूप होता है वो प्राकृतिक होता है। जो विधि निर्माता है वो कानून की रचना नहीं करता है,
ठीक है, कानून की रचना नहीं करनी होती है, वो कानून की रचना नहीं करता बल्कि उनकी खोज करता है। वो देखता है कि समाज में जो रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें कौन कौन से कानून चल रहे हैं, किस किन कानूनों का पालन किया जा रहा है। तो वो कानून की केवल खोज करता है, उनकी रचना नहीं करता, नए नहीं बनाता है। कानून बने हुए किसके अकॉर्डिंग है? प्रकृति के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। व्यक्ति तो केवल उनकी बस खोज कर लेता है और कुछ नहीं। देखिए, कानूनों का वर्गीकरण जो है वो इन्होंने अपने ग्रंथ रिटोरिक या रेटोरिक जो भी आप बोलते हो, रेटोरिक में किया था और इसके 2 भाग बताए थे इन्होंने। पहला तो है विशिष्ट कानून कैसा होगा? जिसका राज्य द्वारा निर्माण होगा और राज्य द्वारा ही वह लागू होगा। ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। दूसरे उन्होंने बताए सार्वजनिक कानून। ये कानून कैसे होते हैं कि ये सार्वभौमिक होते हैं, प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं। इनका स्थान, देश काल, इससे कोई लेना देना नहीं होता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विवेक पर आधारित होते हैं, इसलिए इनका पालन करना चाहिए। कानूनों का वर्गीकरण करते समय उन्होंने 2 भागों में कानूनों को बांटा है। एक तो विशिष्ट हो गए जिनका राज्य द्वारा निर्माण होगा, जैसे हमारे यहाँ अधिकार दे दिए गए हैं, ठीक है, राज्य की व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, कौन कौन सी संस्थाएं संचालन करेगी राज्य का, लोगों के जो अधिकार है वो क्या क्या, इस तरह के जो ये कानून है ये लिख दिए गए हैं। भारत का जो संविधान है वो लिखित कानून है। लेकिन अगर आप देख लीजिए कि किसी के साथ जो मारपीट करने की जो घटना है वो कैसी मानी जाती है? वो हर जगह पर गलत मानी जाती है। किसी भी जगह उस घटना को अच्छा नहीं माना जाता। झूठ बोलना, चोरी करना, ये कैसे कार्य है जिन कार्यों को हर जगह गलत माना जाता है? इनसे संबंधित जो कानून होंगे वो कानून कैसे होंगे? वो सार्वजनिक कानून होंगे जिनका किसी भी स्थान या देश काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर चोरी करना बुरी बात भारत में है तो चोरी करना बुरी बात अमेरिका में भी है। इसलिए उन्होंने कानूनों को 2 भागों में बांटा है। और उनका कहना था कि जो सार्वजनिक कानून है वो विवेक पर आधारित होते हैं, इसलिए समाज में इनका पालन करना जरूरी है। फिर कानून की सर्वोच्चता। देखिए, कानून की सर्वोच्चता का इन्होंने समर्थन किया है। कानून की सर्वोच्चता का इन्होंने समर्थन किया है। उनका कहना था कि देखिए, जो विवेकी व्यक्ति है, विवेकी राजा है, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी दार्शनिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये पूरी संभावना रहती है कि कभी ना कभी वो अपनी जो मानसिक प्रवृत्तियों से वो अपने पद से भ्रष्ट भी हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति का शासन है, चाहे वो कितने भी बड़े दार्शनिक का शासन हो, व्यक्ति का शासन कानून के शासन की बराबरी नहीं कर सकता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो कानून है, कानून राज्य में एकता स्थापित करता है, राज्य में होने वाले अन्याय और अपराधों को रोकता है। ये इसलिए भी कानून की सर्वोच्चता होना जरूरी है। फिर कानूनों का जो उद्देश्य होता है, कानूनों का उद्देश्य ये नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति की जाए, बल्कि कानूनों का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है। और सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य के कारण ही जो कानून है, कानूनों की सर्वोच्चता आवश्यक है। फिर कानून की जो सर्वोच्चता है, इसका आधार उन्होंने बताया कि इसका आधार भय या दंड नहीं है, बल्कि व्यक्ति की इच्छा है। व्यक्ति ने अपनी इच्छा से कानून की सर्वोच्चता को महत्व दिया है, किसी भय और किसी दंड के कारण नहीं। ये था उनका कानून का सिद्धांत। अब इसके बाद हम देख लेते हैं उनका न्याय का सिद्धांत। देखिए, उनके न्याय का जो सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत उसके ग्रंथ कौन से लिया गया है? रेटोरिक में उन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। रेटोरिक ग्रंथ में इन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है। और इनके इस सिद्धांत पर जो प्रभाव है वो प्रभाव यूनानी न्याय का ही है। यूनान में जो न्याय की अवधारणा प्रचलित थी उसी का ही प्रभाव इनके न्याय के सिद्धांत पर दिखाई देता है। वहां यूनान में न्याय को क्या माना जाता था कि जो न्याय है वो राज्य, समाज और व्यक्ति के अंदर होने वाला आवश्यक गुण है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, प्रत्येक समाज और प्रत्येक राज्य के अंदर। दूसरा, न्याय नैतिक संबंध है और ये आचरण की वस्तु, इसका आचरण किया जाना चाहिए, इसे व्यवहार में लिया जाना चाहिए न्याय को। ये थी यूनानी न्याय की अवधारणा। राज्य, समाज और व्यक्ति सबको इन्होंने न्याय का आवश्यक अंग माना था। और इन्होंने कहा था कि जो न्याय है, न्याय नैतिक संबंध और आचरण की एक वस्तु है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि उन्होंने अर्थ क्या बताया है न्याय का। न्याय के अर्थ के बारे में उन्होंने कहा है कि जो सद्गुण है, व्यक्ति में सद्गुण हो और उन सद्गुणों का व्यक्ति व्यवहारिक अगर प्रयोग कर रहा है, व्यवहारिक प्रयोग कर रहा है, तो यही क्या है? यही न्याय है। व्यक्ति अपने सद्गुणों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से प्रयोग करे, वही क्या कहलाएगा? वही न्याय कहलाएगा। अगर व्यक्ति के अंदर सद्गुण है लेकिन वो किसी के साथ पक्षपात कर रहा है, भाई कहने को तो व्यक्ति के अंदर सद्गुण है, बहुत अच्छे गुण व्यक्ति के अंदर भरे हुए हैं, लेकिन अगर वो किसी के साथ पक्षपात कर रहा है, द्वेष की भावना से कोई काम कर रहा है, तो वो न्यायी व्यक्ति नहीं होगा। न्यायी व्यक्ति के अंदर सद्गुण होने भी जरूरी है और उन सद्गुणों का उस व्यक्ति को पालन करना भी जरूरी है। इसमें जो अरस्तु है, अरस्तु का कहना था कि देखिए,
विवेकी व्यक्ति होना सद्गुण है, लेकिन दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना ये न्याय है। मैंने जो अभी आपको बताया कि हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे गुण हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हो आपके पास, आपको देखकर लोग कहे कि हाँ आप सद्गुणी व्यक्ति हैं, तो ये तो क्या हो गया, अगर आपके अंदर विवेक है, अगर आपके पास अंदर सही और गलत को पहचान करने की क्षमता है, तो आप कैसे हैं, आप सद्गुणी व्यक्ति हैं। लेकिन उस सही और गलत को पहचान करने की क्षमता के बाद उसके आधार पर अपना आचरण करना, जो सही है सही को सही कहना, जो गलत है गलत को गलत कहना, अगर आप वो आचरण कर रहे हैं तो वो आचरण क्या है, वो आचरण न्याय है। यही उन्होंने मुख्य रूप से अर्थ बताया था न्याय का। फिर उनका कहना था कि जो न्याय है, न्याय एक ऐसा सद्गुण है, न्याय एक ऐसा गुण है व्यक्ति के अंदर जिसका अनुसरण व्यक्ति के अंदर जो और सारे सद्गुण है, बाकी सब सद्गुण करते हैं। सच बोलना, ईमानदारी से रहना, ये सारे सद्गुण किसका अनुसरण करते हैं, न्याय का ही अनुसरण करते हैं। फिर उनका कहना था कि अगर किसी राज्य में न्याय अनुपस्थित है, अगर किसी राज्य में न्याय नहीं होगा तो जो राज्य है, राज्य अपना विकास नहीं कर पाएगा, राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। अब हमने अर्थ देख लिया, इसके बाद हम देख लेते हैं न्याय के प्रकार। इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला तो है सामान्य न्याय। सामान्य न्याय से उनका अर्थ था कि देखिए, व्यक्ति में सभी प्रकार के सद्गुणों का होना क्या है, सामान्य न्याय। संपूर्ण अच्छाई की जो धारणा है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है, संपूर्ण अच्छाई है, वही अच्छाई, संपूर्ण अच्छाई वो सारे कामों में दिखा रहा है, वही क्या है, वही न्याय है। फिर दूसरा उन्होंने बताया विशिष्ट न्याय। ये सामान्य न्याय का अंग है और ये जो विशिष्ट न्याय है ये अन्य लोगों से जो उचित व्यवहार है, उचित व्यवहार की प्रेरणा देता है। और इसके भी उसने 2 भाग बताए हैं, ठीक है, 2 भाग बताए हैं विशिष्ट न्याय के भी। कि देखिए जो सामान्य न्याय है, सामान्य न्याय तो ऐसा न्याय है जिसके अंदर सभी सद्गुण विद्यमान है, पूर्ण है वो अपनी तरफ से, संपूर्ण अच्छाई को उन्होंने सामान्य न्याय बताया। जो विशिष्ट न्याय है, विशिष्ट न्याय क्या होगा, विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का उन्होंने एक अंग बताया है। उनका कहना है कि देखिए जो विशिष्ट न्याय है वह व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, उस व्यवहार को करने की प्रेरणा देता है। यह क्योंकि सामान्य न्याय का एक अंग है इसीलिए यह सीमित होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, 2। एक तो होगा वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के बारे में उनका कहना था कि देखिए समाज में अगर राज्य को धन, पद, लाभ, इन सारी चीजों का बंटवारा करना है तो इन सब चीजों का बंटवारा राज्य योग्यता और क्षमता के आधार पर करेगा। इनका बंटवारा ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से दे दे, नहीं, इनका बंटवारा करते समय जो राज्य है, राज्य को ये भी देखना है कि कौन व्यक्ति जो पद दिया जा रहा है, जो लाभ दिया जा रहा है, उस लाभ को, उस पद को पाने की योग्यता रखता है या क्षमता रखता है। ये तो हो गया वितरणात्मक न्याय। दूसरा होगा सुधारात्मक न्याय। इसका उल्लेख उन्होंने किया है अपनी पुस्तक एथिक्स में। एथिक्स हमने देखी थी, इनकी पुस्तक एथिक्स है, एथिक्स में इन्होंने इसमें उल्लेख किया था। सुधारात्मक न्याय के बारे में उनका कहना था कि जो समाज में नागरिक है, नागरिकों में जो उद्देश्य है राज्य का उद्देश्य क्या है कि राज्य व्यक्तियों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसे उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय, दूसरा है अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय। ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय कैसा होगा, ये मुख्य रूप से दीवानी मामलों से संबंधित है और अनैच्छिक फौजदारी मामलों से संबंधित है। ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय में जो संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं वो आते हैं। इसमें न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है और पीड़ित को मुआवजे की व्यवस्था होती है। अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय में कैसे, चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह के मामले आएंगे। इसमें जो न्यायालय है, न्यायालय अपराधी को दंड देता है। तो ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय, अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय हमें याद रखना है। ऐच्छिक दीवानी मामलों से संबंधित है, अनैच्छिक फौजदारी मामलों से संबंधित है। ये था उनका न्याय का सिद्धांत। न्याय के बारे में उनकी अवधारणाएं ये यहाँ मैंने लिख दिए हैं सारे। सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय, वितरणात्मक, सुधारात्मक, यही सारे न्याय यहाँ पर है कि न्याय के 2 प्रकार है, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय सभी सद्गुणों का होना, विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का एक अंग है
और जो विशिष्ट न्याय है, विशिष्ट न्याय व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि वो दूसरे व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यवहार करे, उचित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। विशिष्ट न्याय के भी दो भाग होते हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय कैसा होगा कि व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर धन, लाभ, पद, प्रतिष्ठा इस तरह का बंटवारा किया जाए चीजों का। और जो सुधारात्मक न्याय होगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य समाज में नागरिकों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय जिसमें दीवानी मामले शामिल होते हैं, संपत्ति संबंधी बात होते हैं। इसमें जो न्यायालय होता है वो दंड और मुआवजे का प्रावधान करता है। अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय होंगे जो फौजदारी मामलों से संबंधित है, इसमें न्यायालय दंड की व्यवस्था करता है। ये था हमारा न्याय का सिद्धांत। अब जो सबसे लास्ट हमारा रह गया वो है अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में। बस ये हमारा रह गया है, उसके बाद अरस्तु कंप्लीट। ठीक, अब देखिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक कहा जाता है या राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इस बारे में जो हमारे कुछ विद्वान हैं जैसे डनिंग है, डनिंग ने कहा है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान की एक अमूल्य निधि है। दूसरा मैक्सी ने कहा है कि जो अरस्तु है, अरस्तु को उन्होंने प्रथम वैज्ञानिक विचारक की संज्ञा दी है। अब इन्होंने किन आधारों पर जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा है या फिर राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान की है, कौन कौन से कारण है या किन कारणों से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो है वैज्ञानिक पद्धति कि देखिए जो अरस्तु है, अरस्तु ने जो अपना अध्ययन किया है, अपने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूर्व मान्यताओं के आधार पर कोई सिद्धांत दे दिया है। उन्होंने पहले उन सभी सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की है, उसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के बाद निष्कर्ष निकाला है, तब जाके उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, इसलिए उनकी पद्धति वैज्ञानिक है। उन्होंने जो अपना संविधानों का वर्गीकरण किया था, संविधानों का वर्गीकरण केवल कुछ मान्यताओं के आधार पर नहीं कर दिया था, बल्कि 158 देशों के संविधान को पहले उन्होंने पढ़ा था, उसके बाद में यूनान के लिए संविधानों का वर्गीकरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ठीक, दूसरा है राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया। उनका कहना था कि देखिए जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र का संबंध तो केवल उद्देश्य से है कि किसी काम को करने के लिए उद्देश्य क्या रखे गए हैं, जबकि जो राजनीति है, राजनीति का संबंध केवल उद्देश्य से नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने में किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उससे भी इसका संबंध है। ठीक, तीसरा कानूनी संप्रभुता का उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, हमने देखा है अभी कि जो कानून की संप्रभुता है उसे उन्होंने सर्वोच्च माना है। उन्होंने कहा है कि जो शासक है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी दार्शनिक क्यों ना हो, कितना भी बेहतर शासक क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक शासक के ऊपर जो कानूनी संप्रभुता है, कानून की जो सर्वोच्चता है वो होनी जरूरी है। फिर राज्य के पूर्ण सिद्धांतों का क्रमबद्ध निरूपण कि इन्होंने केवल ऐसा ही नहीं किया कि केवल एक ही तरह से एक ही चीज का वर्णन कर दिया है, बल्कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बाद राज्य का विकास कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी संस्थाओं ने योगदान दिया, राज्य में जो सिद्धांत हैं, राज्य के जो सिद्धांत है, कानून, न्याय, संपत्ति, इस तरह के जो सिद्धांत है, वो सभी सिद्धांतों का इन्होंने क्रमबद्ध निरूपण किया है, क्रमबद्ध वर्णन किया, इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर है मध्यम मार्ग कि इन्होंने बताया है कि जो राजनीति में जो शासक होगा या फिर राजनीतिक जो कार्य होंगे, उन कार्यों में ना तो अमीर वर्ग उन कार्यों के साथ में न्याय कर सकता है और ना ही गरीब वर्ग उनके साथ में न्याय कर सकता है। अमीर वर्ग अगर शासन करेगा तो उसके अंदर लोभ, द्वेष की भावना ज्यादा होगी। गरीब वर्ग अगर शासन करेगा, शासन कार्यों में भाग लेगा तो उनके अंदर हीन भावनाएं ज्यादा होंगी। इसीलिए शासन कार्यों में उन्होंने किस वर्ग को चुना था? मध्यम वर्ग को चुना था कि मध्यम वर्ग शासन करेगा और मध्यम मार्ग से ही शासन करेगा। शासन कार्यों में ना तो ज्यादा अधिक कठोरता अपनाई जाएगी, ना ही अधिक नरमी बरती जाएगी। फिर शिक्षा का सिद्धांत उन्होंने दिया। शिक्षा का सिद्धांत उन्होंने कितनी वर्ष की आयु तक व्यक्ति के लिए शिक्षा को आवश्यक माना? 21 वर्ष की आयु तक के लिए इन्होंने एक व्यवहारिक सिद्धांत दिया है और राज्य में जो शिक्षा है, शिक्षा को आवश्यक माना है इन्होंने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है राज्य के लिए शिक्षा को। फिर संविधानों का अध्ययन कि इन्होंने अपना जो अध्ययन है, अपने अध्ययन में इन्होंने प्रत्येक संविधान का अध्ययन किया, उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्रत्येक शासन प्रणाली के लिए किस प्रकार का संविधान आवश्यक है, ये भी इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, इसलिए भी इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर इन्होंने सरकार के तीनों अंगों का वर्णन बताया, नीति, जिसमें कि नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक कार्य है, इन कार्यों का इन्होंने अलग अलग वर्णन किया। तो जो सरकार के 3 अंग है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उस सिद्धांत की जो नींव है हमें कहाँ दिखती है? अरस्तु के इस सिद्धांत में ही दिख जाती है। ठीक, हमें अरस्तु के जो सिद्धांत है, अरस्तु के सिद्धांतों में ही दिख जाती है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जो नींव है।
इस तरीके से इसलिए जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, तो आज हमारे जो अरस्तु विद्वान है, अरस्तु विद्वान कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग कई लेक्चर हो गए हैं, 5 या 6 लेक्चर हुए हैं शायद अरस्तु से संबंधित। लेकिन हमने अरस्तु से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सारी चीजों को कवर कर लिया है। तो कल हम देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे सिसरो के बारे में। आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।